दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं 24 मई के करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। आज मैं पहला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्योंकि जब अभी आपने सुना होगा कि कोविड-19 में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी या फिर रोगियों को जो है मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा था, तो ये इसी संदर्भ में कुछ डेटा लाया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही इंपॉर्टेंट बन गया कि इस डेटा को जारी कौन करता है। तो इस तरह के डेटा को जारी किया गया है किसके द्वारा, तो याद रखेगा दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह डेटा जारी किया गया। बात आता है कि वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा जारी किया है यह किस साल के लिए डेटा है, यह किस वर्ष के लिए डेटा है। तो याद रखें दोस्तों, ये 2017 तक का डेटा है। कब तक का? 2017 तक का डेटा है और अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं पहले मोटी मोटा प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है। 2017 तक में प्रति 1 लाख की आबादी पर डॉक्टरों की संख्या हमारे देश में कितनी थी दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये शायद इसका उत्तर आप लोगों को थोड़ा भारी लगे, ठीक है, बताना, लेकिन देखिए और समझिए कि 1 लाख व्यक्तियों पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है। लिख रहा है 86 डॉक्टर, तो बहुत कम आंकड़ा है यार। 137 डॉक्टर, जी हां दोस्तों, 272 डॉक्टर या फिर 492 डॉक्टर। 1 लाख लोगों को अगर देखना हो तो उनके लिए जो है डॉक्टरों की संख्या हमारे देश में कितनी है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर जो आपका सही उत्तर है, आपको बिलीव नहीं होगा, आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि इतनी कम संख्या है, बहुत ज्यादा कम संख्या दोस्तों। मात्र कितना, याद रखेगा, 86 चिकित्सक। 86 भी नहीं है, अगर एक्यूरेट आंकड़े की बात करें दोस्तों, तो यहां पर जो डॉक्टरों की संख्या दिया गया वो दिया गया है 85.7। कितना? 85.7। इसका मतलब है दोस्तों कि 1 लाख नहीं, अगर आप आंकड़े को 10 लाख पे लेके जाएं तो इसको भी 10 गुना बढ़ा दीजिए, मतलब 10 लाख पे डॉक्टरों की संख्या कितनी है, केवल और केवल 857 डॉक्टर। कितना? 857, कुछ भी नहीं है, मतलब 1000 डॉक्टर भी नहीं है 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर। आप सोचो कितने ज्यादा बुरे हालात चल रहे हैं अपने देश में। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, इस लिस्ट के आने के बाद बड़ी बेइज्जती भी हुई है। क्या हुई है? बहुत बेइज्जती हुई। बेइज्जती क्यों हुई है, जरा आप आंकड़ा नोट करिए। आपको कुछ अच्छी चीजें बताता हूं कि आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों। पहली बात तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है। दूसरा, ये कब के लिए जारी किया गया है, तो हमने पढ़ा 2017 के लिए जारी किया गया। अब यहां पर मोटी मोटा बातें आप ध्यान से देखिएगा कि इंपॉर्टेंट बातें क्या है, किस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि प्रति 1 लाख, आप हमेशा इसी को आधार मानिएगा। 1 लाख को आधार मानकर ही यहां पर जो है डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रति 1 लाख पर अगर देखा जाए भारत में डॉक्टरों की संख्या किसकी, तो याद रखिएगा डॉक्टरों की संख्या ये कितनी दोस्तों, तो केवल कितना है, 86। आप लगभग याद रखें, लगभग 86 डॉक्टर अवेलेबल हैं भारत में। ठीक है, केवल 86 डॉक्टर। और बेइज्जती वाली बात क्या है कि अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, तो वहां पर डॉक्टरों की संख्या हमारे यहां से ज्यादा है। पड़ोसी कौन, तो याद रखें, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कितना दोस्तों, 98 डॉक्टर है। कितना? पाकिस्तान में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है, 98 है। ठीक है, वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें, किसकी बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो हमसे छोटा देश है और वहां पर और अच्छी व्यवस्था है। वहां पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है, 100 है। और अपने से थोड़ा सा विकसित देश की बात कर लेते हैं, चलो जापान की बात कर लेते हैं। तो जापान में डॉक्टरों की संख्या दोस्तों, ये 100 की संख्या को क्रॉस करके कितना चला गया है, याद रखिए 241। कितना? 241। ये डॉक्टरों की संख्या बता रहा हूं सर, ये तो बड़ा बुरा हाल है, मतलब ये तो बिलीव करने लायक डेटा ही नहीं है। चलो मान लो ये 2017 का डेटा था, तो आपको क्या लगता है कि 2020 या 2021 में ये डेटा कितना बढ़ गया होगा? ठीक है यार, बढ़ गया होगा, मान लो 86 से बढ़कर कितना हो गया होगा, 100 हो गया होगा, इतना ही हुआ होगा ना, या चलो 110 120 हो गया होगा। क्या ये परफेक्ट है? क्या 1 लाख आबादी के ऊपर केवल 100 डॉक्टर अच्छे से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे यही रीजन रहा है कि कोविड-19 में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी की पूरी तरह चरमरा गई है। आप देखो सरकार इसमें क्या करेगी, रातों रात डॉक्टर तो पैदा नहीं कर देगी ना। आप बताओ, रातों रात डॉक्टर पैदा कर दे, रातों रात हॉस्पिटल बना दे, कैसे पॉसिबिलिटी है? जैसे बहुत सारे लोग सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन ये जो डेटा है दोस्तों, ये आपको लेके जाएगा उसके पीछे और रियलिटी बताएगा कि अपने देश में रियल पोजीशन किस चीज की क्या है। चलो, अभी आपने देखा होगा कोविड-19 में जो सबसे बड़ी समस्या हो रही थी, डॉक्टर तो बाद में था, पहली बात तो समस्या थी कि आदमी को
एडमिट हो जाए, किसी तरह एडमिशन मिल जाए हॉस्पिटल में। यानी अगर हम यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन रखें कि हॉस्पिटल में बिस्तर की संख्या कितनी है, हॉस्पिटल में बिस्तर की संख्या कितनी है, और यहां पर हम भारत को आधार माने, तो याद रखिए तो डॉक्टरों से भी ज्यादा बुरा हाल है। 1 लाख की जनसंख्या के लिए यहां पर बिस्तर की संख्या मात्र 53 है। कितना है, अलग पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। सोचो, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, बताओ यहां पर कितनी है, डॉक्टर में 86 और बिस्तरों की संख्या में 53। ये तो यार गजब का बुरा हाल पड़ा है, ठीक है। और देखो, और पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर कितना है, भारत से तो थोड़ा सा ज्यादा है, 53 से बढ़कर के वहां पर 63 दिया हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में दोस्तों यह संख्या बढ़कर के 400 पहुंच गया। कितना पहुंच गया, 400 प्लस 415 के आसपास आंकड़ा था, 15 या 20। एक बार आप इसको मैच करा लीजिए, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर जापान की बात करें तो वहां पर 1298 यानी 1300 के लमसम, यानी 1 लाख लोगों के ऊपर कम से कम, डॉक्टर तो भले कम है यहां पर लेकिन बेड तो ज्यादा है, बेड की अवेलेबिलिटी है। इसका मतलब हम बहुत पीछे इस पायदान में, और इतनी कम अगर बेडों की संख्या है तो कोविड-19 में आप कैसे मान सकते हो कि रातों रात आपको बेड मिल जाए, कैसे पॉसिबल है। 1 लाख के ऊपर 53 ही बेड है अपने देश में, जो रियल आंकड़ा कहता है। 2017 को ही आधार मान लो, चलो 17 को आधार मानोगे तो 53 से कितना ज्यादा हो गया, 3 साल में कितना बेड बढ़ गया होगा। जब आजादी से लेकर आज तक में 53 बढ़ा है, तो ये बता दो कि पिछले 3 साल में कितना हो गया, 10-5 और बढ़ गए होंगे, आने एवरेज 10-5 और बढ़ गए होंगे। तो आप इसको समझो, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी से ध्यान दो, ये जरूरी चीजें हैं। एक आंकड़ा दोस्तों यहां पर और आया कि भारत में अगर कुल स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों, भारत में अगर कुल स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो लोगों का खर्च कितना है, इन स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का खर्च कितना है, तो बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर आंकड़ा दिया गया कि भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का जो 92% है वो लोगों के जेब से खर्च होता है। 92% कहां से खर्च होता है, ये जेब से खर्च होता है, तो एक बड़ा अमाउंट है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि पूरे देश में किस राज्य की स्थिति परिस्थिति अच्छी है, किस मामले में, इस स्वास्थ्य के मामले में, तो गिने चुने 2 राज्यों का नाम आता है, एक तो दिल्ली का नाम आता है, दूसरा केरल का नाम आता है। किसका किसका नाम आता है, इधर का मिटा दे रहा हूं, इसको समझिएगा। अच्छे में अगर बढ़िया में देखूं कि ऊपर सबसे ऊपर की लिस्ट में नाम किसका आता है, तो केवल 2 ही राज्य हैं, या तो केरल का नाम आता है या तो दिल्ली का नाम आता है ऊपर में। नीचे की संख्या में देखेंगे दोस्तों तो नीचे हालात बहुत खराब है। अब हालात खराब किसके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश का हालत खराब है, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, बिहार का हालत खराब है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब जो है दोस्तों, इन सब की हालत क्या है, ज्यादा खराब है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला आंकड़ा है। तब आप देखिए, जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो चीजें आपको बेहतर याद होती हैं, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आप करंट अफेयर की क्लास करते हैं तो करंट अफेयर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और मेरी क्लास में तो इन सब चीजों का ध्यान रखा ही करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी के आंकड़े यहां पर दिए गए हैं, आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसके बाद आराम से आप वहां से देख लो। पीडीएफ गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए, बेहतरीन ऐप है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सीधा सीधा करंट अफेयर का ऑप्शन दिखेगा, डेली करंट अफेयर में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखिए, जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, इसकी मेजबानी कौन करने वाला दोस्तों, तो ये देखिए, आपको पता होगा कि G7 का जो बैठक होने वाला ये इस बार यूके में होने वाला। कहां पर होने वाला है, यूके में। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि बोरिस जॉनसन ने न्योता भेजा था मोदी जी के लिए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि भाई एक तो भारत वैसे भी G7 में का हिस्सा तो है नहीं, ठीक है, भारत G20 में आता है लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है, और अब वैसे भी हमारे देश की स्थिति परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही, इसलिए हम वहां पर शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। हालांकि वर्चुअली हो सकता है शामिल हो, लेकिन वहां पर जाने के कंडीशन में अभी हालात नहीं है, ठीक है। तो याद रखें, यूके से न्योता आया था। इसके पहले बोरिस जॉनसन का भी 1-2 दौरा जो भारत में था वो कैंसिल हो गया था कुछ कारणों की वजह से। तो हमारे भी प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया कुछ कारणों की वजह से, खैर वो तो बात की बात है। यानी एक बात तो तय हो गया, एक बात का उत्तर आपको मिल गया कि इस बार जो होने वाला दोस्तों G7 का समिट है, कहां पर होने वाला है, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये किस नंबर का है, तो याद रखेगा 47, किस नंबर का है, 47। तो 47th G7 समिट ये कहां पर होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा, और इसकी जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो रही है जून में हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आता है कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो इस बार दोस्तों इसकी मेजबानी का जिम्मा दिया गया है यूनिवर्सिटीज को, और इसमें कौन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आपको बताना है कौन कर रहा है, दूसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी यानी हमारा बीएचयू, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जरा सोच समझ के आप उत्तर बताइए कि यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है, और क्यों होगा साथ में भी बताइएगा। तो यहां पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में जब पूरी दुनिया स्वास्थ्य संबंधी चीजों से जूझ रही थी, क्योंकि सभी के पास कमी थी, ऐसा नहीं कि केवल भारत परेशान था, पूरी दुनिया परेशान थी, अलग अलग देश परेशान थे, उसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा योगदान रहा है। चीजों को लेकर के बहुत सारी चीजों को बनाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और जो है लाया गया, तो इसलिए मेजबानी का जिम्मा इस बार उनको दिया जा रहा है। अब बात आती दोस्तों कि G7 समिट से हम क्या क्या याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो दो तीन चीजें याद रखिए। जैसे बात करूं कि इस बार का जो G7 है ये किस नंबर का है, तो मैंने बताया 47 नंबर का है, ठीक है। ये 47वें नंबर का है। कहां होने जा रहा है, तो मैंने बताया दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम में होने जा रहा है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वैसे मेन वाली की अध्यक्षता करेंगे बोरिस जॉनसन, ठीक है। बोरिस जॉनसन जो कौन है, तो याद रखेगा जॉनसन ये पीएम है, क्या है, ये पीएम है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। इतनी बात तो आप याद रखेगा। अभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो रही है, अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जून में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चल रही है, ठीक है, इसको याद रखिए। और इसी से प्रश्न पूछा है। इसमें अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो हमने पढ़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कर रहा है। कौन कर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यह अध्यक्षता किया जा रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में अगला प्रश्न आ रहा होगा कि G7 दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। G7 का गठन कब हुआ था ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो चलिए गठन के बारे में देख लेते हैं। G7 का गठन हुआ था 1973 में। कब हुआ था, 1973 में। 1973 में एक तेल संकट पैदा हुआ था। उस तेल संकट के बाद ही दोस्तों, ठीक है, तेल संकट के बाद ही ये टीम बनाई गई थी और इसमें कुल 7 देश हैं। कितने देश हैं, कुल 7 देश है। कभी कभी परीक्षा में उन 7 देश से नाम पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं नाम को दोस्तों यहां पे बताना चाहता हूं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और कुछ कारणों से मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि आपको एक कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा बहुत सारी बातों को। अगर दोस्तों यहां पे मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका सबसे ग्लोब में, आप सबसे जो है किधर साइड जाइए, अमेरिका साइड जाइए, वहां पर आपको 2 देश मिलेंगे। एक मिलेगा स्वयं अमेरिका, एक मिलेगा अमेरिका और दूसरा मिलेगा कनाडा, ठीक है, दूसरा मिलेगा कनाडा, ठीक है। ये 2 देश हो गए। उसके बाद इधर आएंगे यूरोप में, तो यहां मिल जाएगा क्या, यूके मिल जाएगा, यूके मिल जाएगा, समझ रहे हैं। यूके के साथ क्या मिल जाएगा, अब देखिए यहीं पे आप सिस्टम समझिए, यूके, जर्मनी, जापान, यूके, जर्मनी, जापान, आसान है ना, यूके, जर्मनी, जापान, ठीक है। और उसके अलावा नीचे लिख लीजिए इटली, फ्रांस। क्या लिख लीजिए, इटली, फ्रांस, ऐसे करके लिख लीजिए, देखिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जापान को मैंने अलग कर दिया। तो कितने देश हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, समझ में आ गया ना। तो याद रखिए दोस्तों ये क्या है, ये G7 का ग्रुप है। क्या है, G7 का ग्रुप है, इसको आप याद रखेगा। G7 में दोस्तों एक और देश आकर के ऐड हुआ था 1976 में। कब, 1976 में आकर के इसमें कनाडा, कनाडा पहले देखिए, पहले G6 था, 1976 में इसमें कनाडा ऐड हो गया। जब ये बनाया गया था 73 में, तब इसका नाम G6 था। क्या था, G6 था। बाद में कनाडा ऐड हुआ, इसका नाम हो गया G7। उसके बाद लास्ट में इसमें रूस ऐड हो गया। क्या हो गया, इसमें रूस भी ऐड हुआ था और रूस के ऐड होने के बाद इसका नाम पड़ गया G8। लेकिन आखिरी में क्या किया गया, रूस को यहां से बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकालने के बाद फिर से क्या हो गया, ये G7 बन गया। तो इसको आप समझिएगा। अब क्या होता है, अब मैं आपको यहीं से सिखाऊंगा कि G20 क्या होता है। क्या सिखाऊंगा मैं आपको कि G20 क्या होता है, G20 के बारे में इसको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो G20 को नहीं याद रख पाते, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका से एक देश और यहां पे जोड़ लीजिए ला करके, मैक्सिको। कौन सा देश आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका से एक देश आ जाएगा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। और दक्षिणी अमेरिका से 2 देश लेना है, उत्तरी से एक देश, दक्षिणी से 2 देश। कौन कौन से, एक ब्राजील आएगा, एक अर्जेंटीना आएगा। कौन सा आएगा, अर्जेंटीना। ये वही वाला देश है दोस्तों जहां पर पंपास घास की मैदान है, अर्जेंटीना, टीना पास, पास से पंपास, ठीक है। और ब्राजील में क्या था, तो मैंने बताया था ब्राजील में है क्या, कंपास घास के मैदान, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। फिर हम आ गए दोस्तों कहां पर, इन दोनों की श्रेणी से जब आगे आप बढ़ोगे तो याद आ जाइए, सीधा यूरोप को छोड़िए, सीधा आ जाते हैं रूस के पास, ठीक है। रूस को ऐड करते हैं। रूस के ठीक नीचे आएंगे चीन मिल जाएगा। चीन से ठीक नीचे, देखिए मैप आपको याद है कि नहीं,
मैप नहीं याद है तो नहीं याद कर पाओगे। मेरे दिमाग में वर्ल्ड का मैप है, मैं ऐसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर जा रहा हूं सीधा कहां पर, रूस में। ठीक है, रूस लिया, चीन लिया, चीन के ठीक नीचे आप आएंगे तो दक्षिण कोरिया है। क्या है? दक्षिण कोरिया। क्योंकि यहां पे मैं शब्द का इस्तेमाल किया दक्षिण, इसलिए दक्षिण के साथ एक और है दक्षिण अफ्रीका, आप इसको भी लिख लीजिए, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद चीन की बनती नहीं है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, एकदम नीचे चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आएंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। जब इंडो की बात कर दिए हैं तो इंडिया को भी ले लीजिए, इंडोनेशिया, इंडिया, इंडिया, इंडिया से कहां चले जाइए, आगे बढ़िए आप सऊदी अरबिया, कहां पर? सऊदी अरब बढ़िए, सऊदी अरब बढ़िए, सऊदी अरब से पहुंच जाइए तुर्की, सऊदी अरब से कहां चले जाइए? तुर्की, सऊदी अरब, तुर्की। अब एक बार आप मिला लीजिए कितना हो गया, 7 पहले गिने थे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एक और बच रहा है भाई, एक और बच रहा है, इसमें से कौन बच गया जल्दी से बताओ? 19, 19, 19, 19 के बाद कौन बच गया? कोई एक देश छूट रहा है दिमाग से, याद करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एक और कोई देश छूट रहा है। ठीक है, एक और देश कोई छूट रहा है, आप इसको जरा कैप्चर करेगा और कैप्चर करके मुझे बताएगा कि यहां पर कौन सा देश मिस कर रहा है। ठीक है, वैसे मिस कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपका कौन सा आ जाएगा, एक तो आपका आ जाएगा वो आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं वो तो आ गया, यूनाइटेड किंगडम तो आ चुका है। ठीक है, चलिए एक बार आप अपने से मैच करा लीजिएगा, अगर मैच होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ के देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है, कौन सा छूट रहा है। ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, चीन, भारत, इंडोनेशिया हो गया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया हो गया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण में तुर्की हो गया। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 के बाद एक और आपका मुझे नहीं स्किप हो रहा, थोड़ा सा जापान आएगा ना यहाँ पे, जापान तो हम पहले भी ले चुके हैं। चलिए एक बार आप मैच करा लीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, वरना अगर इतनी बातें आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से ये आप तैयार कर पाते। ठीक है यार, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं, किस तरह की चीजें हो गई तो मैं क्या करूं, यहां पर वीडियो कट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं गूगल नहीं हूं, मैं 1000 बार समझाता हूं, मैं किसी तरह का गूगल नहीं, मैं एक सामान्य आदमी हूं और आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ना ही मैं किसी वीडियो को एडिट करता हूं, ना ही मैं कुछ कट पेस्ट करता हूं। ठीक है, जैसा है वैसा आदमी को प्रेजेंट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कुछ चीजें आप भी निभा लो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण एनजीओ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। ठीक है, देखो इस तरह के प्रश्न जब आपके सामने आते हैं ना, आप कहते हो सर 2 कौड़ी का प्रश्न है और ये याद भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा देखना भी नहीं। दोस्तों एक्चुअली में 2 कौड़ी का प्रश्न नहीं, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। इसी प्रश्न को अगर मैं एक दूसरे भाषा में आपके सामने बोल दूं, ठीक है, एक दूसरे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, आपको प्रश्न इतना अच्छा लगेगा, आप कहोगे सर इस 10 प्रश्न में सबसे बढ़िया प्रश्न वाला प्रश्न था। अब मैं पूछूं, ये जो पूछा आपने देख लिया, ये तो मैंने आपके परीक्षा में जैसा पूछा जाएगा मैंने वैसा बताया आपको। दोस्तों प्रश्न ये है, आपको पता है दुनिया में बहुत सारे, अपने देश में बहुत सारे एनजीओ मतलब नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो एनजीओ बने होते हैं जो काम करते हैं, सभी को पता है कि बहुत सारे एनजीओ अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे एनजीओ एज अ चीट फंड बनाए गए हैं, वहां से लोग लाभ कमाते हैं, खूब ब्लैक मनी का काम करते हैं। ये तो सभी को पता है ना, जनरल बातें बता रहा हूं भाई, ठीक है, ये सभी को पता है। तो दोस्तों होता क्या है कि लोग एनजीओ बना करके ना, एनजीओ में क्या लेते हैं दोस्तों, फंडिंग लेते हैं। क्या करते हैं, एनजीओ में फंडिंग लेते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से पैसा आ गया, ठीक है, उस एनजीओ में ले लिया और फिर भजा करके यूज कर लिया, बता दिए। जैसे मान लीजिए किसी देश से 10 लाख रुपए आया या 1 करोड़ रुपए आया और उन्होंने बताया कि हमारी एनजीओ ने क्या किया है, पौधों को पानी दिया है, पौधों को सींचा है, पौधे लगाए हैं। ठीक है, और जब सरकार ने चेक किया तो बताएं पौधे सब आंधी में क्या हो गए, उड़ गए। ठीक है, खत्म, 10 लाख रुपए का ब्यौरा बन गया, 10 लाख उनकी जेब में आ गया, 1 करोड़ रुपए उनके जेब में आ गया। तो इस तरह के कारनामे होते रहते हैं इस एनजीओ के माध्यम से। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि ये जो एनजीओ हैं भैया पैसा मंगाते हैं बाहर से, हमें कोई आपत्ति नहीं, मंगाए पैसा, ठीक है, लेकिन इन एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भारत में केवल एकमात्र ब्रांच ऐसा है जहां पर इनको अपना खाता खोलना पड़ेगा और अपना पूरा पैसा वहीं मंगाना पड़ेगा। उसके अलावा ये कहीं बाहर पैसा नहीं मंगा सकते, ताकि सरकार को भी पता रहे कि किस एनजीओ में कितना पैसा आ रहा है। बोलो अच्छा प्रश्न है कि खराब प्रश्न है?
नहीं सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और सरकार अगर इस तरह के काम कर रही है, देखिए इस सबसे क्या होगा, जो ब्लैक मनी होता है ना उस पर पकड़ बनती है, उसको रोका जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा काम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब चीजें सरकार के निगाह में रहेगी तो सरकार क्या करेगी, अच्छा टैक्स प्लान करेगी और उन लोगों पर टैक्सेस लगाएगी। अगर आएंगे दायरे में तो ठीक है, नहीं आएंगे तो छोड़ दे देगी, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब आप अनाप शनाप तरीकों से पैसे मत मंगाइए, आप एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराइए और बैंक में खाता खोलिए। अब आपके सामने आप बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहली बात क्या याद रखना आपको, पहला पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ये किसने कहा, तो याद रखिए ये कहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है। एमसीए इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये कहा गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कहा गया कि एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और क्यों आज ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो आज इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि मई तक का समय दिया गया था, मई 2021 तक का समय दिया गया था, 30-31 मई तक कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, लेकिन अभी बहुत सारे एनजीओ नहीं करा पाए, तो सरकार इस डेट को एक्सटेंड कर रही, बढ़ा रही, और बढ़ा करके सरकार ने कहा कि अब उन लोगों से निवेदन है कि 30 जून 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। चलो एक बात तो सर तय हो गया। ये बताइए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक खाता कहां खोलना है, तो दोस्तों खाता खोलना है एसबीआई न्यू दिल्ली वाले ब्रांच में। कहां पर, एसबीआई न्यू दिल्ली के ब्रांच में जो है आपको खाता खोलना है, इसके न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, ठीक है, एनडीएम लिख दीजिएगा, मेन ब्रांच, ठीक है, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसएनडीएम, ठीक है, न्यू मतलब एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, ठीक है। तो याद रखें यहां पर उनको खाता खोलना है और कब तक, 30 जून तक ये सब खाता वाता खोल करके रेडी हो जाना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों इस तरह के एनजीओ में पैसा कैसे आते हैं, लेकिन आप पीएम केयर फंड्स में दान देने के लिए नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में फंडिंग के लिए हो तो चुनावी बांड वगैरह हम लोग पढ़े, ये भी नहीं है, एफडीआई भी नहीं है। यहां पे क्या होगा, कोई विदेशी अंशदान हेतु, अगर विदेशी अंशदान हो रहा, बाहर से पैसा आ रहा तो इसी खाते में आना चाहिए, इसके अलावा कहीं और नहीं आना चाहिए। देखिए प्रश्न पढ़ने पढ़ाने का अपना एक तरीका होना चाहिए, तब जाकर के लोगों को मजा आएगा, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ, डिटेल तो मैंने आपको बता ही दिया। लिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अच्छा मैं वहां पे एमसीए बताया था, क्या था, होम अफेयर्स एमएचए होगा, ठीक है। और इसने क्या किया है कि रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है पहले तो देखिए ये जून तक बढ़ा था, अब इसको 3 महीने और बढ़ाया गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर यानी 6 महीने के लिए टोटल एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। तो सितंबर 2021 तक वो अपना काम पूरा कर लें और न्यू दिल्ली एसबीआई के मेन ब्रांच में खाता खोल के रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर रखा गया है, ठीक है। देखिए देख भी रहा भाई कि एमएचए ने आदेश दिया है कि न्यू दिल्ली मेन ब्रांच, एनडीएमबी मेन ब्रांच, ठीक है, एनडीएम या एमबी करिए कोई बात नहीं, तो इसमें जो है खाता खोल करके रेडी हो जाना, ठीक है। ये सारी चीज याद रखेगा। बाकी इस समय दोस्तों केंद्रीय मंत्री कौन है, तो एक तो जी किशन रेड्डी साहब हैं जिनका लोकसभा क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना है, दूसरा है नित्यानंद राय, ये आपके बिहार से बिलोंग करते हैं, उजियारपुर से, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल हाल ही में बुद्ध इन गांधार, ठीक है, बुद्ध इन गांधार ये जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, आपके सामने 4 ऑप्शन है। नीना गुप्ता का नाम है, सुनीता द्विवेदी का नाम है, प्रीत मोहन सिंह मलिक का नाम है और रस्किन बांड का नाम है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर सही उत्तर क्या होगा, बुद्धा इन गांधार। गांधार कहां पड़ता है दोस्तों, तो गांधार है दोस्तों पाकिस्तान में, कहां पर है, ये पड़ता पाकिस्तान में। और महात्मा बुद्ध जी जब यहां पर गए हुए थे तो उनके द्वारा इन सब चीजों का वर्णन है, मतलब ऐसा करके वर्णन है, ठीक है। ये किताब एक्चुअली एक यात्रा वृत्तांत है, क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। और ये किसके द्वारा लिखा गया पहले ये बताइए, तब मैं आगे आपको बताऊं, ठीक है। अगर आप नीना गुप्ता की बात करेंगे तो नीना गुप्ता एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, क्या है, ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और इनके द्वारा ये इनकी रचना नहीं है। हाँ, इनके द्वारा अभी हाल ही में एक किताब आने वाली है, 14 जून को लॉन्चिंग डेट फिक्स हुआ उसका, ठीक है। तो उस किताब का नाम है सच कहूं तो, क्या नाम है, सच कहूं तो। एक्चुअली इस किताब में बताया गया है पूरी वही फिल्म इंडस्ट्री की बातें बताई गई कि जिनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं होता है उनको कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो, या फिर सिनेमा इंडस्ट्री में, या फिर इस तरह के जो है अभिनेता या अभिनेत्री जो होते हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है, ये इसके बारे में बताया गया। इस किताब की जो रियल राइटर है दोस्तों कौन है, याद रखेगा सुनीता द्विवेदी जी क्या है, इसके रियल राइटर है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। प्लस दोस्तों यहां पर एक किताब और है, जैसे प्रीत मोहन सिंह मलिक बता रहा है दोस्तों, तो इनके नाम पर इन्होंने एक किताब अभी लिखा था सिक्किम के ऊपर। अभी सिक्किम का जो है स्थापना दिवस भी मनाया गया 16 तारीख को, 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया। और इस दिन दोस्तों एक किताब लॉन्च हुई थी
प्रीत मोहन सिंह मलिक की किताब, और इस किताब का नाम क्या था, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रिग्यो एंड ऐसे करके कुछ नाम था, ठीक है। तो इस सिक्किम के ऊपर एक किताब इन्होंने लिखा था। रस्किन बॉन्ड दोस्तों, रस्किन बॉन्ड की अभी हाल फिलहाल में हम लोग किताब पढ़े, दो किताब 2021 में आई है, एक द ट्री ऑफ देहरा था, एक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन और ट्री ऑफ देहरा, ठीक है। ये इंग्लिश राइटर हैं इंडियन ही लेकिन रहते हैं लंदन में, ठीक है। तो याद रखेगा सुनीता द्विवेदी क्या हो जाएगा यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सर इसमें कुछ और भी खास बातें हैं क्या? हाँ, इसमें से कुछ तथ्य आप याद रख सकते हैं, जैसे सुनीता द्विवेदी के बारे में बताऊं तो क्योंकि एक यात्रा वृत्तांत है, तो सुनीता द्विवेदी जी यहां पर क्या करती हैं, याद रखिए इनकी आदत रही है कि हमेशा क्या करती हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के फोटोग्राफी करना, ट्रेवलिंग करना, वहां से डेटा कलेक्ट करना और उसको कलेक्ट करके इन्होंने किताबों को लिखा है। तो काफी अच्छी राइटर है सुनीता द्विवेदी जी, ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये सभी बातें मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है। कह रहा राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अच्छा दोस्तों, जैव विविधता के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको जैव विविधता पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 22 मार्च याद रखिए, 22 अप्रैल याद रखिए, बताया था ना आपको, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक 22 मई याद रखिए, तो याद रखिए जैव विविधता तो 22 मई को मनाया जाता है। इसके पहले 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यह भी याद रखेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दोस्तों आपको 5 जून भी मैंने बताया था याद करने के लिए। 5 जून किस लिए, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ये सभी तथ्य आपको अच्छे से याद रखने हैं। ब्रदर्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ब्रदर्स डे मनाया जाता है 24 मई को। कब मनाया जाता है, 24 मई को ब्रदर्स डे मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 मई को, 23 मई को। और आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आपको मैंने पूरी कहानी बताया, क्या बताया दोस्तों, कि आतंकवाद विरोध दिवस के बारे में, कि कैसे जो है डेथ हो गया था राजीव गांधी जी का, ठीक है। तो सारी चीजें आप नहीं 22 का 21 करिए ना, 21 मई को, ठीक है, कि कैसे डेथ हो गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये पुण्यतिथि थी उनकी, उस पुण्यतिथि के अवसर पर इसको मनाया गया। तो ये सारी चीजें आप याद रखेगा। प्लस ये जो कछुआ के बारे में बात करा दोस्तों, तो याद रखिए कछुआ की तस्करी भारत में बड़ी आम बात है, ठीक है, कछुआ की तस्करी की जाती। जी हां, अभी तो आप जानते थे कि केवल बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा यही सब खाया जाता, मछली वगैरह खाई जाती, लेकिन इनका भी तस्करी होता है। कछुओं को मार करके लोग खाते हैं, ठीक है, ये उनका क्या है, खाद्य पदार्थ है। और खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया वाले बेल्ट में बड़ा लोकप्रिय भोजन है वहां का, ठीक है। इसलिए बड़ी मात्रा पे कछुओं को मार दिया जाता है। ये एक बड़ी जो है बेकार सी बात है। इसके अलावा अगर नदियों की बात कर दें, समुद्रों की बात कर दें, तो बहुत ज्यादा वहां पर प्रदूषण है, उसके वजह से भी कछुए क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। और पॉलिथीन वगैरह खाने की वजह से भी दोस्तों बहुत सारे कछुओं की डेथ हुई है। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर हम प्रकृति के बारे में, इन जीव जंतुओं को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। एक तरफ आयुष्मान कहता है कि नहीं, जो जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं, उनको जो विलुप्त होने की कगार पे, उनको बचाने की जरूरत है। दूसरी तरफ इनका शिकार किया जाता है। सरकार की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइन जारी की जाती है, बहुत सारी चीजें कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुकता नहीं है। देखिए कानून बनाने से कुछ नहीं रुकेगा, जब तक कि कानून में लोकशीलता रहेगी, लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे। कानून कोई भी होना चाहिए, हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, टफ होना चाहिए, ताकि लोगों के शरीर में भय बने। तो इसको याद रखेगा। ये काफी अच्छी बात थी, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है। एक दो दिवस आप और याद रख सकते हैं, जैसे आपसे परीक्षा में पूछता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है, क्योंकि अभी मई में मनाया गया तो ये भी जरूरी है। जैसे 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और याद रख सकते हैं आपसे पूछता है म्यूजियम डे, ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूजियम डे, ठीक है। म्यूजियम डे मनाया जाता है दोस्तों कब, 18 मई को, ठीक है। विश्व संग्रहालय दिवस, ठीक है, तो या अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिए, इस महीने की ये सारी चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी डिस्क्रिप्शन बहुत सारा दिया गया है, आप डाउनलोड करिए, पीडीएफ इत्मीनान से पढ़िए। हाल ही में वात्सल्य योजना की शुरुआत दोस्तों किस राज्य में हुई, आपको बताना कि वात्सल्य योजना कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मणिपुर से हुआ, उत्तराखंड से हुआ, त्रिपुरा से हुआ, या फिर हिमाचल प्रदेश से हुआ। तो याद रखें दोस्तों, वात्सल्य योजना की शुरुआत हुई कहां से, उत्तराखंड से। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड से आपने नाम सुना होगा, ये इमेज आप देख रहे हैं, ये बताइए किसका इमेज है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, ठीक है। तो इनके द्वारा दोस्तों यह योजना लॉन्च किया गया, वात्सल्य योजना। आप कहोगे सर ये वात्सल्य योजना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वात्सल्य योजना कहा गया, वात्सल्य यानी छोटे बच्चे, तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ कैसे हो गई, कोविड की वजह से हुई है, ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए यह वात्सल्य योजना लाई गई है, ठीक है।
इसमें उत्तराखंड सरकार ने घोषणा किया कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो गया है उनका संरक्षण करना यह राज्य की जिम्मेदारी है। क्या कहा गया? उनका संरक्षण करना यह राज्य की क्या है? जिम्मेदारी है। यह राज्य की जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी क्या करेंगे? वहन करेंगे। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती, जैसे अगर मान लीजिए जिसके माता पिता का देहांत हो गया होगा, उनकी संपत्ति पर दूसरों लोगों की नजर रहेगी। ठीक है, तो याद रखिए जब तक कि लड़का बालिग नहीं हो जाता तब तक इन संपत्ति बालिग, ठीक है, तब तक ये संपत्ति किसकी देखरेख में रहेगी? वो पर्टिकुलर जिस जिले का है उस जिले के डीएम जो होंगे दोस्तों वो उनके जो है देखरेख में रहेगा। कब तक? जब तक बालिग ना हो जाए। कहने का मतलब 21 वर्ष, 18 वर्ष नहीं या 21 वर्ष रखा गया है, ये टाइम पीरियड याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे बच्चों को भरण पोषण के लिए 3000 रुपया महीना क्या दिया जाएगा? भत्ता भी दिया जाएगा। प्लस एक जो सबसे बेहतरीन बात बताएगी, यहां ये कहा गया कि जिनके माता पिता की डेथ हो गई है ऐसे बच्चों को आरक्षण भी दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण होगा 5% का। कितना? 5% का एक क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। इस तरह की योजनाएं अगर आती हैं तो काफी सुंदर बात है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहां पर मैंने वो चीजें कवर कर दिया और आपको समझा दिया। ठीक है, एक दो चीजें और याद रखिए। जैसे अभी हाल ही में पता चला कि मणिपुर में दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं कवर नहीं किया था, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। मणिपुर में एक मोमा मार्केट खोला गया। क्या खोला गया? मोमा। मोमोज बेचने के लिए नहीं खोला गया भाई, ठीक है, मुंह खोल रहे हो, ठीक है। मोमा मार्केट, ये मोमा मार्केट क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिए एक एप्लीकेशन यहां पे लॉन्च किया गया और जो लोग सब्जी भाजी बेचते हैं, ठीक है, उनको यहां पर अटैच किया जाएगा और सब लोगों को ताजी सब्जियां मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए यह बनाया गया। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेगा मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। क्या है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो राज्य और हैं जिन्होंने एक योजना लॉन्च किया, जैसे मणिपुर के ठीक बगल में त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा राज्य, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल। मणिपुर की राजधानी इंफाल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला, ठीक है, इसको भी याद रखें। दोस्तों त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक पोर्टल लॉन्च हुआ, जागृत पोर्टल। कौन सा लॉन्च हुआ? जागृत पोर्टल। और ये जो जागृत पोर्टल है दोस्तों, ये आत्मनिर्भर त्रिपुरा के जो है कॉन्सेप्ट पे लॉन्च किया गया। ठीक है, उसी के अंतर्गत एक काम करेगा, आत्मनिर्भर त्रिपुरा। ठीक है, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल की जो सरकार है उसने भी एक योजना अभी हाल फिलहाल में लेके आई थी कि हर घर, उसका नाम था आयुष घर द्वार। ठीक है, हर घर आयुष या आयुष घर द्वार। ठीक है, आयुष घर द्वार। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें कोविड-19 से जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको जाके गाइडलाइन दिया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए योजना आया आयुष घर द्वार। तो ये सारी योजनाएं आप याद रखें, आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में चर्चा में रहा बाओधान ये किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा बाओधान ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार, मणिपुर, छत्तीसगढ़ या असम? याद रखें इस बाओधान को दोस्तों, इसको लाल चावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लाल चावल कहा जाता है। और ये कहां से संबंधित है और क्यों ये प्रश्न चर्चा में आया, ये आपको बताना। तो याद रखें लाल चावल संबंधित है कहां से? असम से संबंधित है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी पता चला है कि इस लाल चावल का निर्यात किया जाएगा अमेरिका में। कहां पर होगा? इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों, कहां पर? अमेरिका इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, इसलिए एक बार ये चर्चे में आ गया। ठीक है, और ये लाल चावल होता कहां दोस्तों? तो याद रखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, वहां पर ये लाल चावल होता है। और कहा जाता है दोस्तों इस लाल चावल की खासियत है कि बिना किसी रासायनिक खाद के बिना ये चावल जो उगता है और बहुत ही बेहतरीन चावल होता है। वहां पर सबसे ज्यादा लोग जो भोजन करते हैं वे लाल चावल का भोजन करते हैं, इसलिए मान सकते हैं कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग माना जाता है इस लाल चावल को। ठीक है, बाकी अब मैंने ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए हैं तो आप याद रखें। परीक्षा में कभी कभी पूछता है, जैसे आज लाल चावल की बात हो गई, देखिए चावल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। जैसे लाल चावल की बात करें तो आपने बताया कि लाल चावल कहां से संबंधित है, आपने कहा यह असम से संबंधित है। दोस्तों कभी परीक्षा में अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि ब्लैक चावल कहां से संबंधित है, कौन सा? ब्लैक चावल, तो आप क्या बताएंगे? बताइए जल्दी से, ब्लैक चावल कहां से संबंधित है, बताइएगा क्या? इसको बताइएगा दोस्तों, ये संबंधित है मणिपुर से। मणि तो चमकती है लेकिन यहां पर चावल किससे संबंधित है? इसका नाम है ब्लैक चावल। ठीक है, एक और मैं पढ़ाया था, जीआई टैग भी मिला हुआ है इसको। ठीक है, एक पढ़ाया था मैंने जीरा फुल राइस। ठीक है, जीरा फुल राइस या जीरा फुल चावल, ये कहां संबंधित है? याद रखेगा जीरा फुल संबंधित है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, कहां से? छत्तीसगढ़ से। थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे है दोस्तों कतरनी चावल। कौन सा? कतरनी चावल। कतरनी चावल भाई कहां का है? कतरनी चावल कहां? सब मैं ही बता दूंगा, आप क्या बताएंगे? ठीक है, सब जीआई टैग वाले हैं,
ये जीआई टैग में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको दिया गया था। तो कतरनी चावल है दोस्तों, कहां से, याद रखिएगा, ये बिहार से। कतरनी चावल कहां से, बिहार से। बक्सौल चावल, कौन सा, बक्सौल, जल्दी से बताइए, बक्सौल चावल कहां से। अरे बाप रे बाप, बड़ा कमजोर हो गया भाई, जहां मैंने पढ़ाना बंद किया आप एकदम परेशान हो गए। हाँ चलिए, असम से, ठीक है। ये सब चीजें याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये बातें आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनने। देखिए करंट अफेयर में 1000 बार समझाया हूं, करंट अफेयर मजे के लिए पढ़ो, जितना मजे से और जितना फ्री माइंड से करंट अफेयर पढ़ोगे उतना ज्यादा आनंद आएगा आपको, बहुत ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को 2 लाख रुपए की क्या दिया है, सहायता राशि दिया है, ठीक है। तो पहली बात आती है दोस्तों, सहायता राशि क्यों दिया गया, कुछ जीता होता है ऐसे दिया गया या फ्री में गवर्नमेंट ने बांट दिया, और कैसे दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न यहां पे खड़े होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों यहां पे कि ये जो राशि दिया गया ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से दिया गया है। 2 लाख रुपए की एक मदद राशि दी गई है, ये कोई पुरस्कार राशि नहीं है, ये हेल्प करने के लिए दिया गया। आप कहोगे सर हेल्प किस बात की, तो इस बात की हेल्प की जा रही दोस्तों कि जो खिलाड़ी होते हैं, अगर खिलाड़ी ने पुरस्कार जीता है, कोई अच्छा काम करके देश का नाम रोशन किया है, और आज जब उसने रोशन किया तब किया, और आज कंडीशन ऐसी है कि वो बहुत गरीबी का सामना कर रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, बड़ा दिक्कत चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने उनकी मदद करने के लिए यहां पर यह सहायता राशि जारी किया। 2 लाख रुपए दिया गया, किसे, तो याद रखेगा वी तेजस्विनी बाई को दिया गया, ठीक है। वी तेजस्विनी बाई को दिया गया। वी तेजस्विनी बाई दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों एक कुश्ती खेलती हैं, क्या खेलती हैं, कुश्ती खेलती हैं, कुश्ती से संबंधित थी। और इन्होंने 2010 और 2014 में जो एशियन गेम्स हुए थे, कब कब, याद रखें 2010 और 2014 में जो एशियन गेम हुए थे दोस्तों, एशियन गेम हुए थे, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। क्या क्या जीता था, एशियन गेम्स में क्या जीता था, गोल्ड मेडल लेके आई थी। आज कंडीशन इनकी खराब है, इसलिए यहां पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से इनको जो है 2 लाख रुपए का यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आपके मन में तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल अच्छा काम किया। और आज ही नहीं दोस्तों, बहुत साल पहले 1986 नहीं, 1982 का टाइम था जब गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था, इसी काम के लिए एक फंड बनाया था कि लोगों की मदद की जाएगी, ठीक है। और उस फंड का नाम बाद में रखा गया दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय फंड, ठीक है। तो याद रखिए इस फंड में जो भी राशि होती उससे लोगों की मदद किया जाएगा, ऐसा इस बार जो है निर्णय लिया गया, और इसमें जो है यहां पर सहायता राशि जो है जारी किया गया। तो बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा इतना ही नहीं दोस्तों, कभी मान लीजिए कोई खिलाड़ी घायल हो गया, चोट लग गया, चोट का इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं, तो उनको भी यहां से मदद दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कोविड-19, हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम है डिप्को-1, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये डिप्को-1 दोस्तों ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखें दोस्तों ये डिप्को-1 विकसित किया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। यहां फाइजर, आईसीएमआर, भारत बायोटेक सब है, याद रखें भारत बायोटेक के द्वारा जो अभी वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन को बनाया भारत बायोटेक ने। आईसीएमआर दोस्तों, आईसीएमआर याद रखिए ये जो है प्रमाणित करता कि हां आप ये बेच सकते मार्केट में, तो प्रमाणित करने का काम इसने किया है, ना कि विकसित किया है या बनाया। बनाया कौन है, तो डीआरडीओ ने बनाया है, और डीआरडीओ के साथ 2 अलग अलग टीम भी लगी थी, उन लोगों ने मिल करके बनाया, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोगों ने कल पढ़ा कि एक सेल्फ टेस्ट किट आई थी, क्या आई थी, एक सेल्फ टेस्ट करने के लिए एक किट लॉन्च हुई है दोस्तों, जिसका नाम है कोविसेल्फ। क्या नाम है, कोविसेल्फ नाम है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, कोविसेल्फ, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं। बाकी डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के बारे में आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, 1958 में स्थापना हुआ था, बहुत सारी चीजें हैं। अभी अगर कोविड-19 की बात करेंगे तो अभी एक लार विधि विकसित किया गया है, एक लार विधि विकसित किया गया, ठीक है, जिसको आपने नाम दिया था एसपीओटी का। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। बाकी ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महासंघ, हॉकी महासंघ, ठीक है, यानी फेडरेशन जो है ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, रविंदर पाल सिंह, नरेंद्र बत्रा, मार्क कॉड्रेन और जफर इकबाल, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा रविंदर पाल सिंह जी के बारे में, ये जो हॉकी से संबंधित है, जफर इकबाल भी, ये सब लोग हॉकी से रिलेटेड ही हैं। बशर्ते अंतर है दोस्तों कि इस बार चुनाव में लड़ रहे थे दूसरे और तीसरे नंबर वाले, मतलब नरेंद्र साहब, नरेंद्र जी और
कौन, और मार्क जी, ये दोनों में लड़ाई चल रही थी। और यहां पे जब वोटिंग हुआ तो केवल 2 वोट से दोस्तों जीत हासिल की है कौन, नरेंद्र जी। ठीक है, तो नरेंद्र बत्रा जो है दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और इन्होंने हराया किसे है, तो मार्क कॉड्रान को हराया, ज्यादा नहीं, मामूली केवल 2 वोटों के अंतर से इन्होंने हराया। इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र बत्रा जी ये भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, अगर भारतीय ओलंपिक संघ की बात करेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ, तो ये भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं, भारत वाले के। ठीक है, और मेंबर किसके हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के ये मेंबर भी है। ठीक है, और अब इनको जो है हॉकी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष इनको चुना गया। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, हर बार क्या होता था कि जो अध्यक्ष चुने जाते थे वो जो है 4 साल के लिए होते थे, लेकिन इस बार क्या है, कोविड-19 की वजह से टाइम थोड़ा घटा दिया गया था, तो इनको केवल 3 साल ही रहने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखेगा। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आज के करंट अफेयर में जो है आपके लिए जरूरी चीजें थी, इतनी बातें आप याद रखेगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, बाकी आप आइए पीडीएफ डाउनलोड करिए, टेस्ट देने की इच्छा हो रही तो टेस्ट दे सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, और समय अगर आपके पास नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं स्टडी 91 का 1 लाइनर, यानी 1 लाइन में सारा विषय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक क्लास आपकी समाप्त हो रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बात अपना कहना चाहूंगा, एक मोटिवेशन लाइन है जो आप सभी से कहना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिले और दिन भर आप अच्छे से काम कर पाओ। इससे पहले कि परिस्थितियां आपके जीवन की दिशा बदलें, इससे पहले कि परिस्थितियां आपके जीवन की दिशा बदलें, उठो, साहस दिखाओ और इन परिस्थितियों को ही बदल डालो। कि आपकी जिंदगी की दिशा न बदले, आप इन परिस्थितियों को बदल डालो। तो आराम करने का समय नहीं, बार बार कहता हूं, यह आराम करने का बिल्कुल समय नहीं है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, मेरा सहयोग आपके साथ है, लेकिन आप भी हमें सहयोग करिए, ऐसी मेरी अपेक्षा आप सभी से। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।